गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग विज्ञान में जीव जनन कैसे करते हैं पाठ पढ़ रहे थे। और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जीव जनन कैसे करते हैं और विभिन्न प्रकार के जो जनन के जो माध्यम हैं, जैसे अलैंगिक जनन है, वो हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने खंडन, विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्व भवन, कायिक प्रवर्धन, ये सभी हम लोगों ने पढ़ लिए थे। और ये भी पढ़ा था कि कायिक प्रवर्धन के महत्व क्या है तथा उसकी खामियां क्या हैं। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि ऊतक संवर्धन क्या है, यानी कि टिश्यू कल्चर क्या है। बच्चों टिश्यू जो है यानी कि ऊतक के विषय में आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा ही होगा। तो ऊतक जो होता है बच्चों, कोशिकाओं का एक समूह होता है जो कि एक विशिष्ट प्रकार का कार्य करता है। ऊतक संवर्धन को सूक्ष्म प्रवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। इसे माइक्रो प्रोपगेशन भी कहते हैं। वास्तव में बच्चों, जो पादप कोशिकाओं में कृत्रिम संवर्धन माध्यम से संवर्धित करने पर पूर्ण नए पौधों में विकसित हो जाने की क्षमता होती है। यानी कुछ ऐसे जो भाग होते हैं, कृत्रिम भाग जो होते हैं, उनसे पूरा जो पौधा है वो विकसित होने की उसके अंदर क्षमता होती है। पृथक्कृत कोशिकाओं एवं तथा अथवा ऊतकों से उचित पोषक माध्यम में नए पौधों को उगाना ऊतक संवर्धन कहते हैं। यानी अलग कोशिकाओं को तथा ऊतक से उचित पोषक माध्यम से, यानी अगर आप उचित माध्यम दे देते हैं उनको पोषक तत्व का, तो जो पौधे उगते हैं, इस प्रक्रिया को बच्चों ऊतक संवर्धन कहते हैं। इस हेतु कोशिकाओं को पादपों के शीर्ष विभज्योतकी क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो कोशिकाएं हम लोग टिश्यू कल्चर या ऊतक संवर्धन के लिए प्रयोग करते हैं, उनको हम लोग बच्चों शीर्ष विभज्योतकी यानी कि एपिकल मेरिस्टम रीजन से हम लोग उनको प्राप्त करेंगे। उसके बाद जिस ऊतक को संवर्धन हेतु चुना जाता है उसे कर्तोतक यानी कि एक्सप्लांट कहते हैं। पौधों के विभज्यतकी क्षेत्र की कोशिकाएं वायरस मुक्त होती हैं। यानी कि जिस भाग से हम लोग पौधे का भाग लेते हैं, यानी कि शीर्ष विभज्यतकी क्षेत्र से हम लोग जब भाग लेते हैं पौधे का, वो भाग जो होता है बच्चों, वो वायरस मुक्त होता है, यानी कि उसमें वायरस नहीं होते हैं। अतः कर्तोतक के रूप में विभज्यतकी क्षेत्र की कोशिकाएं लेने पर इनसे बनने वाले पौधे भी वायरस मुक्त या रोग मुक्त होते हैं। यानी कि जो भी पौधे इस भाग से बनेंगे वो भी बच्चों वायरस मुक्त होंगे, यानी उनमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा, ना तो वायरस होगा। ऊतक संवर्धन निर्जमीकृत परिस्थितियों में किया जाता है, यानी एसेप्टिक कंडीशन में किया जाता है कि यानी जहाँ पर किसी भी प्रकार का रोग ना हो, कोई विषाणु या कीटाणु ना हो उस एरिया में, ऐसे एरिया में ही ऊतक संवर्धन को किया जाता है। संवर्धन माध्यम में पोषक तत्वों तथा पादप हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है। और जिस माध्यम में हम लोग पौधे को उगाते हैं उस माध्यम में बच्चों हम लोग पोषक तत्वों को प्रयोग करते हैं, पादप हार्मोन्स का प्रयोग करते हैं, ताकि जो पौधा है वो पूर्ण रूप से विकास उसका हो सके। माध्यम को ठोस बनाने हेतु हम लोग अगर अगर का प्रयोग करते हैं बच्चों। अगर अगर एक केमिकल होता है जिसके जो कि पौधों से प्राप्त किया जाता है, और इसी के माध्यम से बच्चों पौधों का विकास किया जाता है ताकि वो जो आगे बढ़ सके। कर्तोतक के संवर्धन माध्यम में वृद्धि से अविभेदिक कोशिकाओं का एक समूह बनता है जिसे कैलस कहते हैं। उसके बाद जब हम लोग इस पौधे के भाग को हम लोग अगर अगर के माध्यम में मतलब प्रयोग लेते हैं, तो उसमें एक अविभेदिक कोशिकाओं का एक समूह बनता है, यानी कि एक गुच्छा टाइप का बन जाएगा। उसे बच्चों हम लोग कैलस कहते हैं। कैलस को अब एक नए संवर्धन माध्यम में हम लोग स्थानांतरित कर देते हैं। उसके बाद हम लोग उसमें ऐसे माध्यम में स्थानांतरित करते हैं जिसमें वृद्धि हार्मोन्स होते हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है बच्चों की जो कैलस की से जड़ें निकलने लगती हैं, और कैलस को अनेक भागों में बांट देने पर इससे अनेक पौधे बनाए जा सकते हैं।
और यही जो कैलस है, इसके हम लोग बहुत सारे अगर हम लोग भाग ले लेते हैं यानी टुकड़े ले लेते हैं और इसको अलग अलग माध्यम में रखते हैं तो उसके अनेक पौधे बन जाते हैं। जब पौधों में जड़ व प्ररो दोनों बन जाते हैं तब इनको कुछ समय तक नियंत्रित परिस्थितियों में नर्सरी में उगाने के बाद मृदा में स्थानांतरित कर दिया जाता है। और जब इन पौधों में जड़ें निकल आती हैं, तनाएं निकल आती हैं, तब हम लोग इसको नियंत्रित परिस्थितियों में मृदा में स्थानांतरित कर देते हैं। अब देखते बच्चों, जो ऊतक संवर्धन है उसका महत्व क्या है, कि हम लोग ऊतक संवर्धन हमें क्यों करना चाहिए। तो बच्चों, जो ऊतक संवर्धन द्वारा जो है जो हमें पौधा मिलेगा वो वायरस मुक्त मिलेगा। ऊतक संवर्धन पादप उगाने की एक तीव्र विधि है, यानी कि इस विधि के द्वारा आप बहुत जल्दी पौधे को उगाया जा सकता है। इसके द्वारा अल्प समय में हजारों पौधे बनाए जा सकते हैं। यानी इस माध्यम से ऊतक संवर्धन के द्वारा हम लोग बहुत छोटे से समय में बहुत हजारों पेड़ों को उगा सकते हैं। इस विधि से बने पौधे अपने जनक से आनुवंशिक रूप से समान होते हैं और जो भी पौधे हम लोग बना रहे हैं वो अपने जो जनक पौधे होते हैं उनके बिल्कुल आनुवंशिक रूप से बराबर होते हैं, यानी कि समान होंगे। अतः जनक के वांछित लक्षणों का संरक्षण भी किया जा सकता है, यानी कि जो लक्षण हमको संरक्षित करने हैं उसके लिए हम लोग ऊतक संवर्धन का प्रयोग कर सकते हैं। पादपों को प्रयोगशालाई परिस्थितियों में भी उगाया जाता है, अतः बाहर के प्रतिकूल पर्यावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि जब भी हम इन पौधों को उगाते हैं तो हम लोग प्रयोगशाला की नियंत्रित परिस्थितियों में उन्हें उगाते हैं और इससे क्या होता है कि जो बाहर के पर्यावरण के जो बाहरी कुप्रभाव होते हैं वो उस पर नहीं पड़ते हैं। ऐसे पौधे वर्ष के किसी भी समय में तैयार किए जा सकते हैं क्योंकि हम लोग इसको प्रयोगशाला में तैयार करते हैं। पादप तैयार करने हेतु बहुत कम स्थान की आवश्यकता होती है और इस प्रकार के ऊतक संवर्धन के द्वारा जो हम लोग पौधे तैयार करते हैं उसके लिए हम लोग बड़े क्षेत्रों का हमें नहीं ज़रूरत होती है, हमें केवल छोटे ही स्थान की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा हम लोग पेड़ को उगा या पादप को तैयार कर सकते हैं। अब देखते बच्चों, बीजाणु समासंग यानी कि स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है। बच्चों, हम लोगों ने क्रियाकलाप 8.2 में देखा है कि आपने ब्रेड पर हम लोग क्या करेंगे कि जब ब्रेड आप लोग खाते ही होंगे तो उस ब्रेड में हल्का सा नमी अगर आती है तो उसके बाद उसमें हरे नीले रंग का कुछ आपको दिखाई देने लगता है। तो बच्चों, ये जो हरे नीले रंग का जो पदार्थ है ये उसमें ब्रेड मोल्ड होता है और सरल संरचना वाले अनेक बहुकोशिकीय जीवों जैसे फंजाई, अलगी आदि में भी विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती हैं। बच्चों, आपने ब्रेड मोल्ड राइजोपस के रुई सदृश वर्धी माइसिलम से ऊर्ध्वाधर दिशा में निकली धागे जैसी संरचनाएं देखी थी। यानी कि जब आप ब्रेड देखते हैं तो उसमें जो हरी हरी जो संरचनाएं होती हैं बच्चों, वो राइजोपस होता है और इसके शीर्ष पर काली घुंडी जैसी संरचनाएं होती हैं। ये ऊर्ध्वाधर भाग यानी कि बीजाणुधानी धर तथा काली गोल संरचना यानी बीजाणुधानी कहलाती हैं। यानी ये जो ऊर्ध्वाधर जो भाग होता है उसको आप लोग स्पोरेंजियोफोर कहते हैं और जो गोल संरचनाएं होती हैं वो बीजाणुधानी यानी स्पोरेंजिया कहलाती हैं। इन्हीं बीजाणुधानी के अंदर बच्चों बड़ी संख्या में बीजाणु होते हैं यानी स्पोर्स होते हैं। बीजाणुधानी के फटने पर ये जो बीजाणु होते हैं ये मुक्त हो जाते हैं और बीजाणु एक सुरक्षात्मक भित्ति से घिरी छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। ये बहुत हल्के होते हैं, अतः अपने उत्पत्ति स्थल से वायु द्वारा मीलों दूर के स्थान तक को जा सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये अंकुरित होकर नया जीव बना देते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये निष्क्रिय पड़े रहते हैं, यानी कि जब भी परिस्थितियाँ इनके अनुकूल नहीं होंगी तो ये वैसे ही पड़े रहेंगे, इनमें जर्मिनेशन या फिर इनमें जड़ें नहीं निकलेंगी। देखिए बच्चों, जो आप लोगों ने ब्रेड के ऊपर जो राइजोपस देखा है उसकी संरचना बच्चों इस प्रकार होती है। देखिए, ये नीचे जो है वो जड़ की तरह जो दिखने वाली संरचना उसे माइसिलम कहते हैं। यानी कि जो हाइफी खाद्य आधार में ये जो हाइफी आप देख रहे हैं ये ब्रेड के
ब्रेड जैसे खाद्य आधार पर ये निकलने लगते हैं। उसके बाद ऊपर देखिए आप लोग, ये बीजाणुधानी दिख रहे हैं और बीजाणुधानी के फटने पर बीजाणु निकल आते हैं। तो ये है आपका राइजोपस की संरचना। वायु में अनेक फंजाई जैसे एस्परजिलस, पेनिसिलियम आदि के भी बीजाणु पाए जाते हैं। नम कागज हो या चमड़ा हो, फल, सब्जी, अचार आदि पर भी इन फंजाई को उगते आपने देखा होगा ही। और जब कोई फल सड़ जाता है या फिर कोई सब्जी सड़ जाती है या चमड़ा, तो आपने देखा ही होगा बारिश के मौसम में सफ़ेद सफ़ेद जो संरचनाएं होती हैं, ये बच्चों फंजाई होती हैं। अब देखते हैं बच्चों लैंगिक जनन क्या होता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। जनन की लैंगिक विधि का एक जनन की लैंगिक विधि का प्रमुख गुण है युग्मकों का निर्माण व संलयन। यानी इस विधि में लैंगिक जनन में बच्चों युग्मक का निर्माण होगा और युग्मक के निर्माण के बाद उनका संलयन भी ज़रूरी, यानी कि मिलन भी बहुत ज़रूरी है। युग्मकों के संलयन से युग्मनज बनता है या फिर जायगोट उसे कहते हैं। नर एवं मादा युग्मक का संलयन यानी निषेचन कहलाता है। और जब नर युग्मक मादा युग्मक के साथ संलयन करता है तो इस प्रक्रिया को बच्चों निषेचन कहते हैं। लैंगिक जनन में सामान्यतः ये युग्मक अलग अलग जनकों द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। इसका अर्थ है कि बच्चों नर जनक नर युग्मक का निर्माण करता है तथा मादा जनक जो होती है वो मादा युग्मक का निर्माण करती है। अतः लैंगिक जनन सामान्यतः द्विजनकीय प्रक्रिया यानी कि बाई पेरेंटल प्रक्रिया है। इसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है। अपवाद स्वरूप कुछ जंतुओं में दोनों प्रकार के युग्मकों का निर्माण एक ही द्विलिंगी जनक द्वारा किया जा सकता है। यानी कि बहुत बहुत कम ऐसे जंतु या जीव हैं जिनमें एक ही जीव द्वारा जो है युग्मकों का निर्माण होता है। हमारे आसपास के अधिकांश बड़े जीव लैंगिक जनन का ही प्रयोग करते हैं। आप जानते ही हैं बच्चों कि ना तो अकेला सांड ही बछड़ा पैदा कर सकता है और ना अकेली मुर्गी चूजे उत्पन्न कर सकती है। इसके लिए हमें दूसरे जनक की आवश्यकता होती है। अधिकांश पुष्पी पादप द्विलिंगी होते हैं यानी बायसेक्सुअल होते हैं। इनमें एक ही जनक दो प्रकार के युग्मक उत्पन्न करते हैं। यानी कि जो एक पौधा होगा उसके अंदर जो पुष्प होगा उसके अंदर दोनों तरीके के जनक होंगे, यानी नर जनक भी होगा और मादा जनक भी होगा। और इनमें अलग अलग युग्मक भी उत्पन्न होते हैं। फिर भी नर और मादा युग्मक का निर्माण चाहे अलग अलग जनक करे या एक जनक करे, लैंगिक जनन की अनिवार्यता है उसका जायगोट निर्माण हेतु संलयन। यानी कि जब जो जायगोट बनेगा उसके लिए संलयन बहुत ज़रूरी, यानी ठीक है, यानी फ्यूजन की बहुत आवश्यकता होती है, तभी जायगोट बनेगा। अलैंगिक जनन सरल होता है। फिर भी लैंगिक जनन की सार्थकता क्या है, यानी कि क्यों होता है लैंगिक जनन, क्यों आवश्यक है लैंगिक जनन, ये देखेंगे। तो अलैंगिक जनन की स्पष्ट सीमाएं होती हैं बच्चों। यह विभिन्नताओं को जन्म नहीं देती हैं। जो अलैंगिक जनन होता है बच्चों एक ही जनक द्वारा उत्पन्न किया जाता होता है और इसमें विभिन्नताएं नहीं होती हैं। तो जो भी ऑफस्प्रिंग या फिर संतति बन रही हैं उनमें समानताएं पाई जाती, कोई भी विभिन्नताएं नहीं होंगी। अतः जैव विकास में भी इसकी भूमिका नगण्य रहती है। यानी कि अलैंगिक जनन जो है जैव विकास में इसकी कोई भी भूमिका नहीं होगी। तो इसके लिए बच्चों जैव विकास के लिए लैंगिक जनन बहुत ही आवश्यक होता है। अब देखते हैं कि लैंगिक जनन प्रणाली ही क्यों। आप जान चुके हैं कि सामान्यतः कोशिकाओं की जनन प्रक्रियाओं में एक जनक कोशिकाओं से ही दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में डीएनए की प्रतिकृति के साथ कोशिकीय उपकरण यानी की भी प्रतिकृति बनती है। हमने ये भी जाना था कि डीएनए प्रतिकृतिकरण से भी डीएनए की दो समान प्रतिकृति बनती है, लेकिन यदा कदा इसमें कुछ त्रुटि भी हो सकती है। यानी कि हम लोगों ने डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ा हो कि जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तो हूबहू उसकी जो है कॉपी बनती है, जिसे डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, जिसे डीएनए की प्रतिकृति कहेंगे। वो बिल्कुल एक जैसा होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डीएनए में कुछ भी त्रुटि हो सकती है। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि प्रतिकृतिकरण जो है पूर्णतः परिशुद्ध नहीं होता, यानी कि शुद्ध नहीं होगा। एक ही वैसा का वैसा डीएनए नहीं बन पाता है। इस प्रकार क्या होगा कि यदा कदा उत्पन्न हुई त्रुटियां ही जीवों की
समष्टियों में विभिन्नताओं का स्रोत होती है। यानी कि जो भी पॉपुलेशन आप देख रहे हैं, जो भी जनसंख्या आप देख रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां ज़रूर आपको देखने को मिलती हैं। समष्टि में प्रत्येक वैयक्तिक जीव अर्थात वयस्क यानी इंडिविजुअल इससे लाभान्वित नहीं हो सकता है, यानी कि उसे फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन ये विभिन्नताएं जो होती हैं वो प्रजाति की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यानी कि अगर आपको किसी भी प्रजाति को जीवित रखना है तो उसके लिए लैंगिक जनन बहुत ही आवश्यक है। अलैंगिक जनन में ये विभिन्नताएं यदाकदा ही उत्पन्न होती हैं और अलैंगिक जनन में ये विभिन्नताएं आपको देखने को नहीं मिलेगी। अतः जनन की ये वह विधि जीवों के लिए अधिक सार्थक होगी जिसमें अधिक विभिन्नताएं होंगी। और जब भी आपको जीवों में विभिन्नताएं आपको चाहिए तो लैंगिक जनन बहुत ही आवश्यक है। हमने जाना है कि डीएनए के प्रतिकृतिकरण में उसमें विभिन्नताएं बहुत ही धीमी गति से उत्पन्न होती हैं। यानी जो भी डीएनए का जो प्रतिकृतिकरण होता है उसमें जो विभिन्नताएं होंगी बहुत ही धीमी तरीके से होंगी। अगर विभिन्नताएं तेजी से उत्पन्न होती हैं तो नई बनने वाली जो डीएनए होगी वो कोशिकीय संरचना से सामंजस्य नहीं कर रख पाती है। इससे कोशिका जीवित नहीं रख पाई और अगर जो डीएनए के जो प्रतिकृतियां जो बनी हैं उसमें अचानक से या फिर एक साथ ही जो विभिन्नताएं होंगी तो उसमें जो कोशिकाएं होंगी उसकी जो सामंजस्य होगी वो उसकी वजह से जो कोशिका होगी जीवित नहीं रह पाई। यानी कि डीएनए ब्लूप्रिंट यह भी निर्धारित करता है कि वह किस प्रकार की कोशिका में प्रतिकृतिकरण के कर सकता है, उसकी क्या आवश्यकता है। कोशिकीय उपकरण व डीएनए में सामंजस्य अति आवश्यक होता है। इसलिए बच्चों जो लैंगिक जनन होता है वो बहुत ही आवश्यक होता है। फिर विभिन्नताधारी जीव कैसे तीव्रता से उत्पन्न किए जा सकते हैं। देखते हैं बच्चों कि जब डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है तो उसमें विभिन्नताएं संग्रहित ही होती हैं। यानी कि जब भी डीएनए बनेगा या उसका जो रेप्लिकेशन होगा तो उसमें भिन्नताएं ज़रूर होंगी। हमारे डीएनए में ऐसी सभी छोटी छोटी विभिन्नताएं सम्मिलित होती होंगी जो हमारे सभी पूर्वजों में होंगी और जो हमारे अंदर जो डीएनए है वो हमारे पूर्वजों के अंदर जो डीएनए है वो होगा। अतः किसी भी सम्मिश्र के दो जीवों में संग्रहित विभिन्नताओं के पैटर्न भी काफ़ी अलग अलग होंगे। जैसे व्यक्ति ए के डीएनए की विभिन्नताएं उसके पूर्वजों के डीएनए में बिल्कुल बदलाव का संग्रह प्रदर्शित करेगी। यानी जो व्यक्ति ए है उसके अंदर जो डीएनए है वो अपने पूर्वजों के लेकर के जो डीएनए है उसको दिखाता है तथा उसी तरीके से व्यक्ति बी के अंदर भी जो डीएनए की विभिन्नताएं हैं उसके पूर्वजों के डीएनए के बदलाव को प्रदर्शित करती है। चूँकि जीव जीवित है अतः स्पष्ट है कि विभिन्नताएं घातक या हानिकारक नहीं है। अगर जीव जीवित है और वो उसकी मृत्यु नहीं हुई है तो इसका मतलब ये है कि जो भी विभिन्नताएं उसके अंदर उत्पन्न हुई हैं वो हानिकारक उसके नहीं हैं क्योंकि वो जीवित है, मरा नहीं है। अगर इन दो व्यक्तियों की विभिन्नताओं का संयोजन हो तो विभिन्नताओं के नए नए विविध प्रकार के संयोजन उत्पन्न होंगे और अगर इन व्यक्ति ए और बी के बीच में जो संयोजन होगा तो जो नया जीव बनेगा उसके अंदर भी नए विविध प्रकार के संयोजन होंगे। लैंगिक जनन में दो भिन्न जीव भाग लेते हैं अतः इस प्रक्रिया में अनूठे संयोजन की उत्पत्ति होती है। लैंगिक जनन में दो भिन्न जीवों के डीएनए का संयोजन होता है। यानी कि जब भी दो व्यक्ति का आपस में संयोजन होगा तो डीएनए का भी संयोजन होगा। लेकिन दो जीवों के डीएनए के युग्मन से तो अगली पीढ़ी में डीएनए की मात्रा पूर्व पीढ़ी की अपेक्षा दुगनी होती है। यानी जो भी डीएनए बनेगा वो अगली पीढ़ी की अपेक्षा जो है वो दुगनी होगी। प्रत्येक प्रजाति के जीव में डीएनए की मात्रा व क्रोमोसोम संख्या निश्चित होती है। क्रोमोसोम संख्या व डीएनए की मात्रा समान बनाए रखने का कार्य जो है बच्चों अर्धसूत्री विभाजन करता है। अर्धसूत्री विभाजन में बच्चों हमने आपको कक्षा 9 में ही पढ़ाया था। देखिए क्या होता है लैंगिक जनन में कि मनुष्य की प्रत्येक कायिक कोशिका में बच्चों 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो देखिए जो नर होगा उसकी वृषण की कोशिका तथा मादा के अंडाशय की कोशिका यहाँ पे आपको देखने को मिल रही, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और
दोनों में जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो जो मादा कोशिका है उससे उसके अर्धसूत्री विभाजन से अंड कोशिका बनेगा जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होंगे। उसी तरीके से जो नर कोशिका होगी उसके वृषण की कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो शुक्राणु बनेगा और इसमें 23 क्रोमोसोम होंगे। जब शुक्राणु और अंड कोशिका का फ्यूजन होगा यानी कि संलयन होगा यानी निषेचन होगा तो इससे बच्चों जाइगोट बनेगा जिसके अंदर फिर से पुनः 46 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। तो इसमें जाइगोट में समसूत्री विभाजन द्वारा जो है पूर्ण जीव का निर्माण होता है और इसी जाइगोट में अब क्या होगा, समसूत्री विभाजन होता जाएगा और इस समसूत्री विभाजन के द्वारा पूर्ण जीव बन जाएगा। तो जटिल जीव में ऊतक विशिष्टता भी सुविकसित होती है। इन जीवों सहित लैंगिक प्रजनन दर्शाने वाले सभी उच्च वर्गीय जीवों में निम्न रणनीतियां अपनाई जाती हैं। जैसे युग्मकों का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। मैंने आपको चित्र में सभी समझाया है कि युग्मकों का संलयन लैंगिक जनन का प्रमुख गुण है। जाइगोट में क्रोमोसोम की संख्या व डीएनए की मात्रा समान रखने के लिए दोनों जनक ऐसे युग्मक का निर्माण करते हैं बच्चों, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या व डीएनए की मात्रा जनक कोशिका की क्रोमोसोम संख्या व डीएनए की मात्रा की ठीक आधी होती है। यानी कि जब आपने इधर अंड कोशिका को देखा या वृषण की कोशिका को देखा तो उसमें 46 क्रोमोसोम्स यानी डीएनए होते हैं। जब इनका अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये पूरी आधी हो जाती हैं। इस कारण युग्मकों के संलयन के बाद भी जाइगोट में क्रोमोसोम संख्या व डीएनए की मात्रा जनक कोशिका की कायिक कोशिका के समान होती है। युग्मक सदा अगुणित होते हैं यानी कि क्रोमोसोम संख्या जीव की क्रोमोसोम संख्या की आधी होती है। अब उसके बाद बच्चों अर्धसूत्री विभाजन होता है तो यह एक ऐसा कोशिकीय विभाजन है जिसमें संतति कोशिका में क्रोमोसोम संख्या जनक कोशिका की क्रोमोसोम संख्या की ठीक आधी रह जाती है, यानी कि आधी रहती है, जैसे 23 क्रोमोसोम्स रह जाते हैं। अतः लैंगिक जनन करने वाले जीवों में यह अर्धसूत्री विभाजन यह सुनिश्चित करता है कि किसी प्रजाति के जीवों में क्रोमोसोम संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी समान बनी रहती है और इसी वजह से बच्चों जो क्रोमोसोम संख्या होती है जीवों के प्रजाति में विभिन्न प्रकार की जो प्रजाति के जो जीव होते हैं उसमें समान बनी रहती है। युग्मकों के संलयन से बच्चों युग्मनज बनता है जिसमें कोशिकीय विभाजन वृद्धि एवं परिवर्धन द्वारा पूर्ण जीव का निर्माण हो जाता है। इस हेतु इसमें पर्याप्त ऊर्जा का होना भी बहुत आवश्यक है और पूरे जीव को बनाने के लिए बच्चों बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। युग्मकों के प्रकार क्या है बच्चों? आपस में संलयन करने वाले युग्मक समान भी हो सकते हैं और असमान भी। अति सरल संरचना वाले जीवों में युग्मकों की आकृति व आकार में विशेष अंतर नहीं होता है। प्रायः ये समाकृति होते हैं यानी कि एक जैसे होते हैं। इन्हें समयुग्मक कहा जाता है। देखिए यहाँ पे आपको समयुग्मक देखने को मिल रहा है। चित्र अ में नर व मादा युग्मक एक समान आपको दिख रहे हैं और इसमें जो है यहाँ पे समयुग्मक है। अब देखिए इसमें चित्र ब में असमयुग्मक आपको दिख रहा है। इसमें जो नर मादा है, मादा युग्मक जो है वो बड़ी है और नर युग्मक जो है वो छोटा है। अब दोनों के संलयन से बच्चों युग्मनज का निर्माण होगा। जटिल शारीरिक डिजाइन वाले या संरचना वाले जीवों में जनन कोशिकाएं भी विशिष्ट हो जाती हैं। एक जनक कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है उसमें एवं उसमें भोजन का पर्याप्त भंडार होता है, यह मादा युग्मक कहलाती है। दूसरी जनक कोशिका जो होती है अपेक्षाकृत जो है वो छोटी व गतिशील होती है जिसे नर युग्मक कहते हैं। मादा युग्मक बच्चों प्रायः स्थिर होती है क्योंकि वो बड़ी होती है। यह युग्मक विषम युग्मक कहलाते हैं। मादा युग्मक बड़ा भोजन संग्रह करने वाला तथा स्थिर होता है क्योंकि निषेचन के बाद जाइगोट की वृद्धि इसी का उत्तरदायित्व होता है। नर युग्मक प्रायः चल व छोटा इसलिए होता है क्योंकि मादा युग्मक की खोज व उस तक पहुंचने की जिम्मेदारी नर युग्मक की होगी। क्योंकि नर युग्मक जो है वो छोटा होगा इसलिए वो चल सकता है और वो मादा युग्मक को ढूंढ सकता है।
अब देखते हैं बच्चों एक लिंगी व द्विलिंगी जीव कौन कौन से होते हैं, यानी यूनिसेक्सुअल या फिर बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। नर व मादा युग्मक के सृजन की आवश्यकता ने नर व एवं मादा जनकों में विभेद उत्पन्न किए हैं। इनके नर व मादा अंग भी विभिन्न होते हैं। अधिकांश जंतुओं में नर व मादा वयस्क अलग अलग होते हैं। कुछ पौधों की प्रजाति में भी नर पौधे व मादा पौधे अलग अलग होते हैं। ऐसे जीव जो केवल एक प्रकार के युग्मक उत्पन्न करते हैं उन्हें बच्चों एक लिंगी कहते हैं, यानी कि यूनिसेक्सुअल कहते हैं। जैसे कि मनुष्यों में वर्टिब्रेट जंतु, साइकस, पपीता आदि पौधे। ऐसे अनेक जीवों में शारीरिक अंतर भी स्पष्ट होते हैं, जिसे लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। कुछ जीव दोनों प्रकार के युग्मकों का निर्माण करने में सक्षम होते हैं, ये बच्चों द्विलिंगी यानी बायसेक्सुअल कहते हैं। जैसे कि हर्माफ्रोडाइट। अधिकांश पुष्पी जो होते हैं वो अधिकांश जो पुष्पी पादप होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं। कुछ जंतु जैसे केचुआ है, टेपवर्म है, ये द्विलिंगी होंगे क्योंकि इनमें एक ही जीव में दोनों प्रकार के सेक्सुअल ऑर्गन्स पाए जाएंगे। अब देखते हैं निषेचन क्या है, यानी फर्टिलाइजेशन। तो निषेचन आंतरिक या बाह्य प्रकार का भी हो सकता है। निषेचन यानी कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलन होता है यानी फ्यूजन होता है, तो जो संरचना बनती है उसे युग्मनज कहते हैं, और इस प्रक्रिया को बच्चों निषेचन कहते हैं। ये बच्चों बाह्य भी हो सकता है और आंतरिक भी होता है। अगर युग्मकों का संलयन मादा जीव शरीर से बाहर होता है तब ये निषेचन बाह्य निषेचन कहलाता है। मछलियों, मेढक आदि में निषेचन शरीर के बाहर होता है। जब निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है तब ये आंतरिक निषेचन कहलाता है। सरीसृप, पक्षियों, स्तनधारियों में निषेचन आंतरिक प्रकार का होता है। अब देखते बच्चों लैंगिक जनन का महत्व क्या है, यानी कि लैंगिक जनन क्यों आवश्यक होता है। तो लैंगिक जनन बच्चों अनेक संदर्भों में अलैंगिक जनन से बेहतर होता है, यानी कि अच्छा होता है। इन्हीं गुणों के कारण जटिल होने व अधिक ऊर्जा की मांग करने वाला होने के बाद भी बच्चों जो जीवों में लैंगिक जनन को चुना गया है। इसके महत्व बच्चों इसका जो महत्व है वो निम्न प्रकार है। पहला है विभिन्नताएं यानी वेरिएशंस। लैंगिक जनन के महत्व का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसका विविध प्रकार की विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सक्षम होना है। लैंगिक जनन में अनेक कारणों से आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। इसकी लैंगिक जनन से विभिन्नताएं आपको जनसंख्या में देखने को मिलती है। ये बदली पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीव के लिए लाभदायक हो सकती है। विभिन्नताएं व्यष्टि नहीं अपितु समष्टि की उत्तरजीविता बढ़ाने में सक्षम होती है, यानी कि इसमें विभिन्नताएं आपको देखने को मिलेंगी। यह प्रजनन जीवों की स्वतंत्र वैयक्तिकता का कारण है। जीव आनुवंशिक रूप से समान नहीं होते, यानी कि जो भी जीव उत्पन्न हो रहे हैं लैंगिक जनन के द्वारा वो आनुवंशिक रूप से एक जैसे नहीं होंगे, उनमें विभिन्नताएं होंगी यानी वेरिएशंस होंगे। ओज यानी कि विगर। लैंगिक प्रजनन द्वारा जीव बेहतर स्वस्थ व ओज प्रदर्शित करते हैं, यानी कि उनके अंदर विगर ज़्यादा होगा, यानी कि वो ओज और स्वस्थ ज़रूर ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों जैव विकास यानी इवोल्यूशंस। लैंगिक प्रजनन में हुई जो विभिन्नताएं हैं वो जैव विकास का आधार है। जो भी आपको इस समय जैव विकास देखने को मिलता है वो बच्चों लैंगिक प्रजनन के द्वारा ही आप देख सकते हैं। तो यहाँ बच्चों आज आपकी कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।